कैप मंत्रा। कुछ और खबरें आपको बताते हैं और मोतीलाल ओसवाल ने भारतीय बाजारों पर एक खास रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा है कि शिखर पर होने के बावजूद भारतीय बाजार का वैल्यूएशन तर्कसंगत नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में पहली तिमाही में अच्छे नतीजों के साथ कई सेक्टर्स और शेयर्स में जोरदार तेजी की उम्मीद जताई गई है और इस रिपोर्ट के फाइन प्रिंट्स के बारे में बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, खासतौर से अर्निंग्स प्रीव्यू को लेकर ये रिपोर्ट, और साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीज जो कि ट्रिगर्स के तौर पे कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं या फिर इस अलग अलग सेक्टर्स के लिए कामकाज कर रहे हैं, उसको मेंशन यहाँ पे किया गया है। कुछ ट्रिगर्स की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने ये बात मेंशन की कि महंगाई के अंदर एक कमी आई है, तो ये क्वार्टरली नंबर्स के अंदर कुछ हद तक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वन, दूसरा उनका ये मानना है कि लिक्विडिटी वाइज सिचुएशन बेटर साइड पर है पहले कंपैरिजन में, तो वो कई सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। वैल्यूएशन कुछ जगहों पे अभी भी जस्टिफाइबल है पहले कंपैरिजन में, क्योंकि ईपीएस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि आउटलुक थोड़ा बेटर है, Q1 के नंबर्स थोड़े बेटर साइड पे आएंगे और जो घरेलू बिक्री है स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन स्पेस की, वो थोड़ी सी पिकअप करते हुए दिखाई पड़ सकती है। उन्होंने ये भी बात की कुछ चैलेंजेस भी हैं मार्केट्स में, जिसमें उन्होंने ब्याज दरों को लेकर एक चैलेंज माना है कि अगर यहाँ से और बढ़े तो मुश्किल होगी, लेकिन अभी गिरावट आती है कि नहीं वो क्रूशल रहेगा। ग्लोबल ग्रोथ कैसी रहने वाली है, कोई खास ट्रिगर वहां से ना आए, और स्पेशली इलेक्शन टाइम है तो वो भी ध्यान में रखना होगा किस तरह से वहां से आउटकम आते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहां पर तेजी रह सकती है उन्होंने मेंशन किया, फाइनेंस, ऑटो, कंज्यूमर यानी कि डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन स्पेस जो है वहां पर थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। कहां पर बेटर साइड पर नंबर और कहां ओवरवेट रेटिंग है, तो प्राइवेट बैंक्स को लेकर बड़ा रनअप आ चुका है, तो थोड़ा सा एक फ्लैटिश साइड पे आप उसे मान के चलिए, न्यूट्रल साइड पे रखिए। पीएसयू बैंक ओवरवेट, खपत यानी कि कंजम्पशन ड्रिवन, और मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छे ओवरवेट रेटिंग यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा उनका यह भी मानना है कि कई सारे ट्रिगर्स बेटर साइड पे रहेंगे, जहां पे अंडरवेट है उसमें टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टेलीकॉम, मेटल, ये कुछ ऐसे स्पेस है जहां पर अंडरवेट साइड पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। थोड़ा नंबर स्लगिश है इस तिमाही में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छे ट्रिगर्स हैं उसमें बेटर साइड पर जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं स्पेशली पीएसयू बैंकिंग बास्केट के, वो थोड़े से बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ओके, शुक्रिया सुमित इस रिपोर्ट की डिटेल्स बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर सुमित ने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है, वो प्राइवेट बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स हो, खपत रिटेल हो, ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर उनका व्यू पॉजिटिव है, और टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टेलीकॉम, ये वो पॉकेट्स है जहां पर वो उतना कंफर्टेबल है या पर जहां उनकी रेटिंग अंडरवेट है। रही बात कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पिरामल एंटरप्राइजेस, साइंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, कजारिया सिरेमिक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने मॉडल पोर्टफोलियो में एंट्री की है। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं, बातचीत करते हैं। अरुण मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अच्छा, फार्मा में एक स्टॉक देखे, सन फार्मा एडवांस स्पार्क, इस पर आपकी एक राय चाहिए। डेज हाई पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है, क्या व्यू है इस स्टॉक पर? क्योंकि अगर आप पिछले एक महीने से इसका ट्रेंड देखेंगे तो फार्मा में भले ही उतना तेजी ना दिखी हो, लेकिन इस स्टॉक ने फिर भी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। क्या व्यू है इस पर आपका? देखिए, डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। बोथ सन फार्मा और स्पार्क दोनों ही देखें तो सन फार्मा में भी अच्छा मोमेंटम है, इवन स्पार्क भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। 225 के ऊपर इसमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और 235, 238 के लेवल भी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल फार्मा पैक वैसे भी मोमेंटम में है, और सन फार्मा और स्पार्क दोनों में भी मोमेंटम अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाई करना है तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। 238 का टारगेट रखें और 218 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये राय है आपके लिए सन फार्मा एडवांस पर, जहां पर खरीदारी की पोजीशंस हो तो डेफिनेटली आप होल्ड करके चल सकते हैं। एक स्टॉक लेकर आते हैं जो तेज है मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट से, वो है गति का। डेज हाई पर अभी कारोबार कर रहा है और एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें आज के सेशन में ही देखने को मिली, एक सडन स्पर्ट, और उस स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए गति का स्टॉक 5.5% ऊपर है फिलहाल। क्या राय है इस स्टॉक पर आपकी? देखिए, अगेन गति में भी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 127 के ऊपर, आज इस बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में भी आपको मोमेंटम नजर आ सकता है। 137 का इसमें इमीडिएट हर्डल है, 137, 139, ये दो लेवल्स मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम सस्टेन करता है तो वो लेवल्स आज या कल के सत्र में आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि आज ही ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो ही बाइंग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 139 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जा सकता है। ओके,
चलिए, तो ये सजेशन गति पर, लेकिन अब फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला हो रहा है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदल और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति और पोर्टफोलियो की अपडेट्स फिलहाल क्या बनी हुई है। एग्जिट किया है पंकज ने एनएमडीसी से, यहाँ पर इनके बाय कॉल थी 120 के टारगेट्स के लिए, यहाँ से इन्होंने एक एग्जिट लिया है आज के सेशन में। दूसरा ट्रेड है नेटको फार्मा का, ये ट्रेड ऐड किया है पंकज ने, यहाँ पर बाय का सजेशन है, 695 पर ट्रेड करा है, खरीद के चले, 770 के टारगेट्स रहेंगे, स्टॉप लॉस आपको 670 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। अब देखते हैं रिटर्न की स्थिति, हालांकि पहला दिन है तो अब तक के रिटर्न इनिशियल जो शुरुआत है वो कैसी हुई तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। तो रत्नेश गोयल लीड करें 4.5% के रिटर्न के साथ, पंकज का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन हल्की ही बढ़त अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.61 के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा है, तो बाजार की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी आपको हरे निशान में दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के सपोर्ट की वजह से, लेकिन लैक क्लस्टर ट्रेड आज के सेशन में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी मिड कैप्स पर तो प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अब निफ्टी 19,400 के नीचे आ चुका है, उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। ऑल्दो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, वो डेज हाई पर कारोबार करते हुए, बाकी सभी इंडाइसेस आपको डेज लो पर ही दिखाई देंगे, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी हो या मिड कैप इंडेक्स ही क्यों ना हो। तो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन और एनएससी स्टैट्स। ये है कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के ये रिलायंस यू सेंसेक्स का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आप निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो रिलायंस अकेला ही 88 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर इन 88 अंकों को हटाकर देखें तो इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट 40 अंक नीचे होता है। इन्फोसिस के ओर से 9 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, भारतीय एयरटेल सन फार्मा भी हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। वहीं अगर आप एनएससी स्टार्ट देखेंगे आज के सेशन में तो ब्रेथ जो है मार्केट की वो नेगेटिव है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिव टू बढ़ने वाले स्टॉक्स के सामने। तो आज थोड़ी सी ब्रेथ नेगेटिव होती हुई आपको दिखाई देगी। मार्केट के थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब तक हुआ क्या है बाजार में वो देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं फटाफट से इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स से पहले एक बार एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर लाल निशान में ही कारोबार शुरू हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स भी लाल निशान में, ये सिर्फ एक हांगकांग का बाजार है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार। इसके अलावा कोई खास एक्शन है नहीं एशियन मार्केट्स में भी। एक बार देख लेते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को। डाउ फ्यूचर्स 82 अंक नीचे है, 1/4% की गिरावट है ये। नैस्डैक के फ्यूचर्स 0.5% नीचे है, 75 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। अब फटाफट से देख लेते हैं अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर माउंट होते हुए निफ्टी ऑल तो हरे निशान में है, लेकिन 19,400 के नीचे आके अब कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 100-150 अंक नीचे है। मिड कैप मुनाफा वसूली 0.5% नीचे इंडेक्स कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर डेज लो के लेवल देखने को मिल रहे हैं। पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी, पावर, रियल्टी सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स भी दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। और अगर आप देखेंगे मेटल, एनर्जी और टायर स्टॉक्स, ये वो सिलेक्ट पॉकेट्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ हैं, मंत्री फिनमार्ट से। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर राय। देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल जहां तक मार्केट की बात है, मुझे लग रहा है मार्केट अच्छे कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। 19,300, 19,250 ये जो रेंज है मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। तो स्टिल निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है नीचे में आता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। 19,350 के पास निफ्टी आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। 19,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। बैंक निफ्टी मुझे अच्छे सपोर्ट के आसपास नजर आ रहा है। 44,700 के पास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो वो भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। 47,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो मुझे लगा दोनों ही इंडेक्सेस, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मामूली करेक्शन आता है सेकंड हाफ में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोनों इंडेक्सेस को बाय करने की। ओके, चलिए स्टॉक्स आपने कुछ निकाले हैं क्या? देखिए, दोनों स्टॉक, 2 स्टॉक निकाले हैं, दोनों ही दिग्गज स्टॉक है। पहला स्टॉक होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे लग रहा है अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपने रेंज से बाहर निकलने के लिए तैयार है। 8280 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करें। 8550 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स 2 दिन से नजर आ रहे हैं। 870 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को बाय करें और 920 का ऊपर में टारगेट। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। भारतीय
टेल एक स्टॉक है जहां पर आप बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल और देख लेते हैं वहां पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है या कौन सी सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स तो आपको डेज लो पर ही दिखाई देगा, लेकिन पॉकेट्स हैं जहां पर हम सेलेक्ट बाइंग देख रहे हैं आज के सेशन में। शुरुआत करेंगे मेटल स्टॉक्स के साथ क्योंकि यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है और इस स्पेस में सबसे पहले सेल, जेएसपीएल, टाटा मेटालिक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर तेजी देखने को मिली है। ये सभी स्टॉक्स 3% तक की मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। साथ ही अगर आप देखेंगे टायर स्टॉक्स को तो यहाँ भी खरीदारी की तरफ ही रुझान बना हुआ है। C8 ऑल टाइम हाइस पर लगातार चला है, कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ हमने इस स्टॉक में आते हुए देखी है। साथ ही अगर देखेंगे अपोलो टायर्स को तो ये भी 2.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा जेके टायर और टीवीएस श्री चक्रा भी कर रहे हैं तेजी के साथ कारोबार। अब देखते हैं इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स को जहां पर खरीदारी है आज के सेशन में। इंश्योरेंस पैक में देखेंगे तो यहां तेजी में जीआईसी री, आईसीसी प्रूडेंशियल, न्यू इंडिया एश्योरेंस 1 से 3% की तेजी के साथ ये कारोबार कर रहे हैं आज के सत्र में। तो ये रुझान बना हुआ है इन स्टॉक्स में। एफएमसीजी पैक से सेलेक्ट बाइंग जरूर है, लेकिन हरे निशान वाले स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे। इसमें तेजी है मैरिको, इमामी, पतंजलि फूड, सुला में यहाँ पर 3-4% तक की तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर प्रेशर आज के सेशन में बना हुआ है। और ग्लैंड फार्मा, ये तो फार्मा स्टॉक्स की बात हुई। ग्लैंड फार्मा, नेटको फार्मा, स्पार्क, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 4% तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब 2-3 सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर प्रेशर है आज के सेशन में और उस पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो आईटी में गिरावट है, डेटामेटिक्स, साइंट ये प्रेशर में कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही रेट गेन, अकेलिया सॉल्यूशंस भी 2.5% नीचे आज कारोबार करते हुए आप देख सकते हैं। तो आईटी में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में बना हुआ है। साथ ही लेकर आते हैं रियल्टी स्टॉक जहां पर थोड़ा प्रेशर है और यहां पर मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, शोभा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3.5% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल, मिड कैप्स का हाल प्रिसाइसली आज के कारोबार में। लेकिन मिड कैप्स के बाद इंडेक्स का तो हाल हमने देखा ही। स्टॉक स्पेसिफिक ऑल्दो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगे मिड कैप के पूरे पॉकेट में। लेकिन बात करें कुछ खबरों की तो रिलायंस की बात करते हैं। दरअसल रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के डीमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय होने से आज रिलायंस में जोरदार तेजी है। शेयर करीब 4% उछलकर 7 महीने की ऊंचाई पर है और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। और डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट और स्टॉक का रिएक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग, डेज हाई पर रिलायंस। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर है, 4% का गेन है। 2 खबरें हैं और एक ब्रोकरेज है जहां आपको आइडिया लगेगा कि क्यों ये मूव आया है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल्स के डीमर्जर की तारीख आ गई है। जुलाई 20 को ये रिकॉर्ड डेट होगा और जो इफेक्टिव डेट है वो जुलाई पहले हफ्ते की रख दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव डेट और रिकॉर्ड डेट आने का मतलब ये है कि रिलायंस के एक शेयर पे डीमर्जर के बाद आपको एक शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो 150 से लेकर 200 रुपए तक की लिस्टिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जो नेटवर्थ है रिलायंस जियो सर्विसेज का और जो हिसाब से इनको कैपिटल मिलेगा उससे फास्ट ग्रोथ आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेटवर्थ बजाज फाइनेंस से लगभग दुगना के आसपास आका जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो ट्रेजरी शेयर्स हैं इनको मोनेटाइज किया जा सकता है। जेएफएसएल की अलग से लिस्टिंग होगी जिसका फायदा छोटे निवेशकों को से लेकर बड़े निवेशकों तक होगा। और अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तो यहां इनका मानना यह है कि ओवरवेट बन के चले, खास करके जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है। और बाय की जो खरीदारी की रेटिंग उन्होंने दी है वो इसके लिए दी है 2960 के लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये जो रिलायंस रिटेल की भी जो बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है, जहां से वो जो बैलेंस शेयर होल्डर्स हैं उनसे शेयर्स खरीद के एनसीएलटी के जरिए बैलेंस जो शेयर्स हैं कंपनी को छोड़ के जिनके पास, उनसे बायबैक किया जाएगा, वो भी अच्छे वैल्यूएशन पे वो कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आगाज करता है रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग या आईपीओ का। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया है बाजार को लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरू हो गई है और आगे जाके टेलीकॉम और जो रिटेल बिजनेस है यहाँ भी अनलॉकिंग आपको दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्कीम की वजह से आपको रिलायंस के शेयर में जबरदस्त तेजी दिख रही है। और ऑब्वियसली मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे हो तो रिलायंस की लीडरशिप भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है एक्सपर्ट्स के हिसाब से। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये कि जो आप चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है।
शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक तो एक्शन में है ही, तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। अब ले लेते हैं स्टॉक पर राय। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण बताइए क्या व्यू इन लेवल्स रिलायंस पर, क्या टारगेट्स आप देखते हैं? ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 2750 2760 इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, उसी के ऊपर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अंडर ओन स्टॉक था, कोई बड़ा मोमेंटम दिखा नहीं रहा था। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2800 2820 तक के लेवल्स मोमेंटम में दिखा सकता है। तो स्टॉक को डेफिनेटली जिनके पास होल्डिंग है या ट्रेडिंग के लिए बाई किया तो करें। 2820 तक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर में जा सकता है। ओके, तो तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज 117 के आसपास, 117 रुपए की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए आज इनफैक्ट ये वो दिग्गज स्टॉक है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट लैंड कर रहा है और पूरी तेजी इसमें देखने को मिली है। टायर स्टॉक्स पर बातचीट कर लेते हैं, सीएट पर आ लेते हैं। सीएट की तेजी तो थमने का नाम नहीं ले रही और टू व्हीलर सेगमेंट में, स्पेशली स्कूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में डोमिनेंट मार्केट प्लेयर है और टू व्हीलर सेगमेंट में काफी हलचल भी रही है पिछले हफ्ते नए लॉन्चेस को लेकर। सीएट आज भी 7% ऊपर पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद। क्या व्यू इन स्तरों से सीएट पर? देखिए सीएट, अपोलो टायर, अब जेके टायर, तीनों में ही बात करें तो लास्ट एक हफ्ते की बात करें तो सीएट में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस नजर आया। 2500 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट भी नजर आया। तो इसमें मुझे लगा शॉर्ट कवरिंग और बन सकती है। ऊपर में 2650 2700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने के लिए वेट करें, क्योंकि स्टॉक 2 दिन से ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़ा गिरावट आती है। 2520 2530 के पास मिलता है तो बेहतर लेवल होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो वहां पे आता तो बाई करके चल सकते हैं। 2650 2700 का ऊपर में टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये रहा है सीएट पर 2582 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुकें एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें लेकर आएंगे, साथ ही लेकर आएंगे एक लड़ाई में 1 का अपडेट, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही कोई थी, उस पर एक नजर आ लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। दरअसल राज्य में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सूत्रों के मुताबिक पावर मिनिस्ट्री ने आरईसी और पीएफसी से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसी खबर पे और डिटेल्स के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए, ऊर्जा मंत्रालय ने एग्जैक्टली क्या कहा है और क्या रिपोर्ट एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी लक्ष्मण, आपसे सवाल, बताइए डिटेल्स। हाँ, दरअसल पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी पावर मिनिस्ट्री में, और उस पावर मिनिस्ट्री में बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट दिया जाता है, यानी जो मदद दी जाती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के रिफॉर्म करने को लेकर के, उस पर सख्ती की जाएगी। सख्ती के लिए 3-4 शर्तें रखी जा रही है। पहली शर्त तो ये है कि जो भी सब्सिडी राज्य सरकारें दी रही हैं, उन सब्सिडी का यूनिट के हिसाब से आपको ब्यौरा देना होगा, और साथ ही साथ जो आप पावर टैरिफ रखते हैं, यानी बिजली की दरें तय करते हैं, उसमें आपको यह दिखाना होगा कि जितनी लागत है, जितने में बिजली आप खरीद रहे हैं, उसकी झलक आपको पावर टैरिफ में दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप औने पौने दाम में बिजली दे रहे हैं। और ये इन सारी शर्तों को पूरा करने के बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से ये ग्रांट दिया जाएगा। ये ग्रांट दरअसल रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत दिया जाता है, आरडीएसएस स्कीम के तहत दिया जाता है। और इसमें आरईसी और पीएफसी को कहा गया है कि 15 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सौंपे और बताएं कि सभी राज्यों के जहां जहां सब्सिडी दी जाती है उनके खाते का ब्यौरा उसमें बताइए, और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आने वाले दिनों में राज्य सरकारों को जो ग्रांट दिया जाएगा वो तय किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों चुनाव के दिनों में जिस तरीके से सस्ती बिजली देने का वादा किया जा रहा था, उससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर दबाव काफी बढ़ता है। इसको देखते हुए कदम उठाया जा रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कोशिश ये है कि पावर सेक्टर को थोड़ा सा मुनाफे का सेक्टर बनाया जाए ताकि नए निवेश यहां पर आ सके। ओके, चलिए शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बिजली सब्सिडी पर दरअसल केंद्र की सख्ती और उसी के तहत ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।